हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अपन लोग अब तक जो है पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज का अपना टॉपिक है मैंग्रोव्स। तो देखते हैं मैंग्रोव्स क्या होता है। तो इमेज पहले आप देख लीजिए। मैंग्रोव इस तरह की कोई जो है इमेज है, जिसे आप अच्छे से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद जो है बढ़ते हैं आगे। तो आपने जो है अब तक नाम सुना हुआ कि नीम का पेड़, आम का पेड़, या कोई बरगद का पेड़। तो ये अपने आप में एक सिंगल सिंगल स्पीसीज है। लेकिन मैंग्रोव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, इमेज देख के भी आना चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। ये वृक्षों का समूह है, कोई एक वृक्ष नहीं है। ये वृक्षों का एक समूह है जिसमें बहुत प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो नाम उनके क्या हैं और कितने प्रकार के पाए जाते हैं देखेंगे, अभी आगे विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मैंग्रोव अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, जिसमें बहुत प्रकार के वृक्ष पाए जा रहे हैं। तो मैंग्रोव क्या है? ग्रुप ऑफ ट्रीज। कहाँ पे मिलते हैं भाई साहब? तो ये आपको कोस्टल एरिया में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? कोस्टल एरिया में आपको मिलने वाले हैं। जब कोस्टल एरिया में मिलेंगे तो आपको भी पता है कि वहाँ का जो पानी होता है, समुद्र का, सी का पानी होता है, वो कैसा होता है? सलाइन नेचर का होता है कि नहीं? लवणता होती है उसमें, होती है कि नहीं? हाँ, तो ये सॉल्टी एंड सॉल्टी और सलाइन एरिया में मिलते हैं। इसमें सॉल्टी और सलाइन एरिया में। और कोस्टल एरिया तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अलावा ये जहां भी मिलते हैं वहां पे एक इकोटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? आगे विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए। संक्रमण क्षेत्र क्या है? संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र कैसा? दो प्रकार के सिस्टम का, जहां पे लैंड और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, उसे कहते हैं इकोटोन। इकोटोन मतलब यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लैंड वाली स्पीसीज है, लैंड वाली जो भी वेजिटेशन है, वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। प्लस वाटर वाली भी, मरीन लाइफ और लैंड लाइफ, दोनों प्रकार की लाइफ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो है एक इकोटोन का निर्माण हो रहा है। और जहाँ पे इकोटोन बनता है वहां पे बायोडाइवर्सिटी अपने आप भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इकोटोन का निर्माण दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलने से होता है। क्लियर? तो ये इकोटोन का निर्माण भी कर रहे होते हैं। अब देख लो आप जो है किताबी ज्ञान। तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसे लिटोरल जोन कहते हैं। और हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है ये, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इकोटोन का निर्माण कर रहे हैं। इकोटोन का निर्माण कर रहे हैं। मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ स्थलीय और समुद्री, बस दो का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे, लैंड एंड वाटर का। दो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई संरचना को ही हम इकोटोन कहते हैं। क्लियर? पारिस्थितिकी तंत्र के बीच सहजीवी संपर्क या सेतु का कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है इसका इकोटोन, जो आपको पता ही है। अब ये हेलोफाइट्स होते हैं। अब हेलोफाइट्स कैसे होते हैं भाई? ये जहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, ये जहाँ
जिस जगह पे हैं वहां का पानी कैसा है, लवणता वाला है, कोस्टल एरिया में है जो सी का पानी है कैसा है, लवणता वाला है। तो ये हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं ये, तो इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। लवण मृदोदभिद, लवण मृदोदभिद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो तुम आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को यहाँ पे जाके लगा दो लवणता वाले पानी में, 2 दिन में उसकी जीभ जो है बाहर आ जाएगी। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ये जो है सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, इसीलिए इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। ये सलाइन नेचर वाले एरिया में भी सरवाइव कर जाते हैं। अब हुआ क्या, एक कहानी और समझ लो। ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपको जो है ये मैंग्रोव्स मिल रहे हैं। कौन से क्षेत्र में मिल रहे हैं अभी बात करते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि हाँ ये कोस्टल एरिया मिल रहे हैं। अब यहाँ से ये आपका हो गया लैंड, ये आपका हो गया वाटर या सी कह सकते हैं आप इसे। अब जमीन से जो भी रिवर वगैरह आपकी आ रही हैं, ये अपने साथ कुछ न कुछ सेडिमेंट लेके आ रही होंगी। जब ये अपने साथ कुछ न कुछ सेडिमेंट लेके आ रही हैं, तो इन अपसादों को ये कोस्टल एरिया में छोड़ेंगी, यहीं पे जमा करेंगी। जब इन्होंने सेडिमेंट को यहाँ पे जमा कर दिया, मड़ी पैटर्न बन गया, बहुत ज्यादा मड़ हो गया यहाँ पे। मड़ होने के बाद आपको नहीं लगता कि ये जो पेड़ थे इसकी जड़ें थी यहाँ पे, ये जो श्वास ले रहे थे यहाँ पे, इनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रही थी। एक समय के बाद यहाँ पे कीचड़ जमा होते होते, कीचड़ जमा होते होते इनको श्वास लेने में दिक्कत आएगी, एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। कैसी एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मर जमा हो चुका है बहुत ज्यादा, और इनको अब जो है रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, श्वसन करने में दिक्कतें आएंगी। तो अब क्या करें भाई ये, क्योंकि यहाँ पे जो है लो ऑक्सीजन एरिया बन गया यहाँ पे, अब लो ऑक्सीजन एरिया, क्योंकि कीचड़ के जमा हो जाने से। तो अब ये लोग जो है सरवाइव करने के लिए ये अपनी जड़ों को इन कीचड़ों से बाहर निकालना शुरू करेंगे, इस कीचड़ से बाहर निकालना शुरू करेंगे जड़ों को। इस प्रकार की जो जड़ें हैं, ये जो जमीन से बाहर की तरफ आ रही हैं, इन्हें कहते हैं निमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, निमेटोफोर्स, श्वसनशूल। 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, यहां समझ लो। एक तो आपकी जो जमीन में नीचे की तरफ जा रही हैं, इन्हें कहते हैं जियोट्रॉफिक विंड। क्या कहते हैं, जियोट्रॉफिक विंड, जियोट्रॉफिक विंड। नीचे जमीन, जियो मीन्स पृथ्वी, नीचे जो पृथ्वी की तरफ जा रही हैं। दूसरी होती है फोटोट्रॉफिक। कौन सी, फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स प्रकाश, जो जमीन से प्रकाश की तरफ जा रही हैं इनको फोटोट्रॉफिक, और जो प्रकाश से जमीन की तरफ जा रही हैं उनको जियोट्रॉफिक। तो अब जो है इनको नीचे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन तो मिली नहीं, तो अब इन्होंने जो है जमीन से ऊपर निकलना शुरू कर दिया, और इस प्रकार की जो संरचना बनाई है इन्होंने उसे कह रहे हैं निमेटोफोर्स। इमेज देख लीजिए आप, और चीजें एकदम से अब क्लियर हो जाएंगी। देखो ये वृक्ष लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। अब इन वृक्षों के यहाँ पे जो है देखो ये पूरा कीचड़ जमा हो गया, सेडिमेंट यहाँ पे आके जमा हो गए। अब इनको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ये अपनी जड़ों को जमीन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जमीन से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की जो आपको ये संरचना दिख रही है इसे कहते हैं निमेटोफोर्स। हिंदी माध्यम श्वसन शूल, श्वसन शूल, श्वसन शूल। ठीक है। अब ये निमेटोफोर्स की जगह, अगर यहाँ फोर्स की जगह यहाँ पे लिखा जाए कहीं पे थोर्स, निमेटोथोर्स, इसका मतलब है श्वसन रंध्र। लिख देता हूं यहाँ पे, श्वसन
रंध्र। क्या मतलब इसका? श्वसन रंध्र मतलब ये जो आपके श्वसन सूल हैं उनमें छोटे छोटे, देखो ये आपको छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे छिद्र। इस प्रकार के छिद्रों को निमेटोथोर्स कहते हैं, निमेटोथोर्स। और इस पूरी संरचना को निमेटोफोर्स कहते हैं। और निमेटोफोर्स को एयर रूट्स भी कहते हैं। हवा लेने के लिए जो है जमीन से बाहर आ गई, एयर रूट्स कहते हैं। क्लियर? अब जो है इसके और फीचर्स देखने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये कौन कौन से एरिया में लगते हैं। तो देखो ये आपका टेरिस्ट्रियल प्लांट होगा, ये मतलब ये लैंड का भाग है, ये यहाँ पे लैंड है। और ये जो है वाटर वाला भाग है और सी वाला भाग है ये। अब जो आपके मैंग्रोव लगते हैं वो इस एरिया में लगते हैं, इस एरिया में। और इस एरिया का नाम है लिटोरल जोन, जिसे आप तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तटीय क्षेत्र, लिटोरल जोन। तो मैंग्रोव जो है अब कहाँ पे लगते हैं? लिटोरल जोन में। क्लियर? लिटोरल जोन को यहाँ पे अच्छे से और देख लो एक बार, ये इस एरिया में लगते हैं आपके जो मैंग्रोव्स, यहाँ पे। कोस्टल एरिया हुआ ना ये। हाँ, तो मैंग्रोव जो है कहाँ पे लगते हैं? कोस्टल एरिया में। कहाँ से कहाँ तक? इस कोस्टल एरिया में भी कहाँ से कहाँ तक? अब ये समुद्र का जो पानी है ये एकदम स्थिर तो रहेगा नहीं भाई, इसमें जो है ज्वार भाटा आएंगे कि नहीं आएंगे? ज्वार भाटा आएंगे। जब ज्वार भाटा आएंगे तो ये पानी यहाँ से आगे तक भी जाएगा, आगे तक जाएगा। जब ये पानी आगे तक जाएगा तो मैंग्रोव भी आपको यहाँ आगे तक मिलने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो हाई टाइड जोन से लो टाइड जोन तक, उच्च ज्वार से निम्न ज्वार तक। यहाँ पे मान लो कि ये जो आपका जो समुद्र का पानी था, औसतन पानी यहाँ था आपका, लेकिन इसमें जो है ज्वार भाटे आए और ये पानी यहाँ तक आ गया, ये पानी यहाँ तक आ गया। तो आपको मैंग्रोव भी यहीं तक देखने को मिलेंगे। लिखा है देखो, ये 300 से 400 मीटर वाले एरिया में आपको मैंग्रोव मिलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया हो गया, इस पूरे क्षेत्र में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है लो टाइड जोन से हाई टाइड जोन, और जो है लिटोरल जोन। ठीक है, लिटोरल जोन। निमेटोफोर आप जो है समझ गए, निमेटोथोर्स भी आप जो है समझ गए। इनकी आपने इमेजेस देखी, ये निमेटोफोर्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन उसमें जो अंदर छिद्र हो रखे हैं ये निमेटोथोर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, अपन लोग बात कर रहे थे इनके रूट्स के बारे में। तो इनकी जो इस प्रकार की रूट्स हैं, तो रूट्स जो है एक तो आपने अभी देखी, ये इनको कह रहे हैं अपन लोग एयर रूट्स, एयर रूट्स। क्लियर? और भी रूट्स जो है कितने प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है अप्रॉप रूट, ये भी जो है सुंदरी वृक्षों का फीचर है। प्रॉप रूट को आप कह सकते हैं स्तंभ मूल। क्या कह सकते हैं? स्तंभ मूल। आपने बरगद का वृक्ष देखा होगा, बेनियन ट्री, बेनियन ट्री को आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि इस तरह की जो है जड़ें, उसकी शाखाओं से जड़ें निकल के बाहर आ रही हैं, उसकी शाखाओं से जड़ें निकल के बाहर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि भाई इतना विशाल वृक्ष है, इसको जितनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उतनी ऑक्सीजन की मात्रा या उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई इसकी जड़ें, जो जमीन के अंदर जो जड़ें हैं वो उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। अब इसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसने भी जो है अडेप्टेशन, अनुकूलन करना शुरू कर दिया, और इसने अपनी शाखाओं से जड़ें निकालना शुरू कर दिया, शाखाओं से जड़ें निकालना शुरू कर दिया। अब ये जो है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वहां से ये ऑक्सीजन को लेंगी और इसकी जो भी कमी थी उस मात्रा को पूरा करेंगी। इस प्रकार की जड़ों को प्रॉप रूट या स्तंभ मूल कहा जाता है। क्लियर? एक और रूट होती हैं जिन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट।
क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। देखो ये स्टिल्ट रूट। अब जो क्रॉप रूट थी आपकी, वहां पे तो आपने देखा कि पेड़ की शाखाओं से जड़ें नीचे आ रही थी, लेकिन जब इस तरह की जड़ें आपको दिखाई दे, पेड़ का जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं से आई जड़ें और बस यहीं पे खत्म हैं, तो बाहरी हिस्से पर ही, पर उतनी ऊंचाई तक नहीं है। ये देख लो यहाँ पे, ये देख लो इस तरह की जो जड़ें आपको दिखाई दे, तो ये स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है। अवस्थम्भ मूल, किसका, अवस्थम्भ मूल, अवस्थम्भ मूल कहा जाता है इनको। क्लियर। और ये सारे फीचर्स आपको मैंग्रोव में देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव में आपको एयर रूट भी मिलेगी, क्रॉप रूट भी मिलेगी, और आपको स्टिल्ट रूट भी मिलेगी, स्टिल्ट रूट भी मिलेगी। ये सारे फीचर्स जो है आप मैंग्रोव के पढ़ रहे हैं, स्टिल्ट रूट, क्रॉप रूट और एयर रूट। एयर रूट क्या होता है बता चुका हूं, और क्रॉप रूट भी बता चुका हूं, और ये स्टिल्ट रूट जो है बता दिया। अब इनमें एक और नया फीचर्स जो है वहां देखने को मिलता है, वो है बीबी पेरी। ये रहा बीबी पेरी, जरायुस्ता। अर्थात ये होता क्या है कि अब आपको पता है कि ये जो मैंग्रोव हैं ये कोस्टल एरिया में लगते हैं। देखो यहाँ पे कोस्टल एरिया में ये मैंग्रोव लगा हुआ है, पानी यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ से कोई बीज इसका मान लो नीचे गिरा, तो ये तो पानी में बह जाएगा, इसकी तो जीव बाहर आ जाएगी, इसका तो अंकुरण होने से रहा, नए मैंग्रोव का निर्माण होने से रहा। तो प्रकृति ने इसको एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है, जिसे कहते हैं बीबी पेरी। अर्थात जो भी इसका पेरेंटियल जो इसकी जगह है, वहीं पे ये सीड जो है जर्मिनेट कर जाता है। वो सीड उसी स्थान पे जर्मिनेट कर जाता है जहां पे इसका पेरेंटियल सोर्स है, जहां पे ये लगा हुआ है, उसी स्थान पे जो है जर्मिनेट हो गया, ये अंकुरित हो गया। जैसे आपने टमाटर देखा होगा, पपीता देखा होगा, पपाया एंड टमाटो, दोनों को काट के आप जो है 4-5 दिन के लिए रख देना, आप देखेंगे कि उस कुछ एक समय के बाद उसके बीजों में अंकुरण होना शुरू हो गया, उसके अंदर ही पेड़ का निर्माण होना शुरू हो गया। इसी अवस्था को बीबी पेरी कहते हैं, और यही बीबी पेरी की प्रक्रिया आपको मैंग्रोव में देखने को मिलेगी। मैंग्रोव में जो भी फल आया, वो फल अपने पेरेंटियल सोर्स पे ही अंकुरित होना शुरू हो गया। ये अंकुरित होना शुरू हो गया, पौधा बनना शुरू हो गया। जब ये अंकुरित होने के बाद नीचे गिरेंगे, तो इनमें से 2, 4, 6, 8 पानी के साथ बह भी जाएंगे, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो बचेंगे यहाँ पे, और जो बच जाएंगे वो यहाँ पे सरवाइव कर जाएंगे और नए मैंग्रोव का निर्माण कर देंगे। क्लियर। तो मैंग्रोव्स के आप सारे फीचर्स को देख चुके हैं। उसके बाद जो है मैंग्रोव की फूड चेन को समझ लेते हैं। मैंग्रोव का ये सिस्टम जो भी है क्या है, तो ये मान लो आपका कोई मैंग्रोव का पेड़ है। अब इसके ऊपर जो है पत्तियां भी हैं, दिख रही हैं पत्तियां आपको, पत्तियां हैं। जब ये पत्तियां इसकी लीफ जो है शेड होके नीचे गिरेंगी, यहाँ पे गिर जाएंगी, तो इनको ना खाने वाली व्यवस्था बैठी है यहाँ पे, जिसे कहते हैं प्लैंकटन या जू प्लैंकटन। अब इन लीव्स को खाया प्लैंकटन ने, इनको खाएंगी श्रिम्प, बहुत छोटी मछलियां, एक तरह से बहुत छोटे छोटे जीव। उन छोटे छोटे जीवों को खाने के लिए बैठी हैं यहाँ पे मछलियां। इनको जो है मछलियों ने खा लिया। अब इन छोटी मछलियों को, जो भी छोटी मछलियां रही होंगी, इनको यहाँ के जो भी बर्ड्स रह रहे हैं, यहाँ पे जो भी इस पे जो है पक्षी रह रहे हैं,
वो यहाँ पे छोटी मछलियों को खा लेंगे। अब बची बड़ी मछलियां, उनका जो है मत्स्य पालन हो जाएगा, मछुआरे आएंगे और उनको अपने साथ उठा के ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है मछली पालन भी पर्याप्त मात्रा में देख रहे हैं। प्लस जिस बर्ड ने इसको मछली को फीड किया है, इसको खाया है, उसके लिए ये आवास भी तो है। यहीं पे वो खाएगा और यहीं पे सो जाएगा। तो इसके लिए पूरा प्रॉपर ये शेल्टर की व्यवस्था भी करके दे रहा है, आवास भी पूरा बना के दे रहा है, खाने की व्यवस्था भी यहाँ पे हो रही है। तो जलीय जीव प्लस स्थलीय जीव, स्थलीय जीव दोनों के लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में भोजन भी है और शेल्टर भी प्लस आवास भी है। अब जिसको यहाँ पे जहाँ पे भोजन और आवास दोनों चीजें मिल जाएं, वो वहां से फिर जाने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। स्थलीय जीवों के लिए यहाँ पे इनको भोजन मिल गया, ये भोजन मिल गया, यहाँ पे आवास मिल गया। जलीय जीवों को यहाँ पे भोजन मिल गया और इसकी जड़ों में यहाँ पे आवास मिल गया, ये आवास मिल गया जलीय जीवों को यहाँ पे रहने के लिए। मान लो कि कोई छोटी फिश है ये, अरे मुझसे तो फिश बनाना ही नहीं आता भाई, ये बना दी मैंने तुम्हारी फिश। ये छोटी फिश है, इसको अभी कोई बड़ा सा कोई कुछ जो है खाने के लिए आए तो ये तुरंत दौड़ के आएगी और इसकी जड़ों में जाके छिप जाएगी। बचा लिया इसने जो है अपने आप को। तो इसको जो है यहाँ पे रहने को शेल्टर भी मिल गया और खाने के लिए जो है इनको श्रिम्प मिल गए, प्लैंकटन मिल गए, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इनको जो है जलीय जीवों और स्थलीय जीवों का भोजन और आवास की यहाँ पे पूरी व्यवस्था है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सर्वाधिक देखने को मिलेगी। इकोटोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, संक्रमिका, संक्रमण क्षेत्र का एग्जाम्पल है। फूड वेव को आप यहाँ से और अच्छे से जो है समझ सकते हैं, किस तरह से जो है ये पत्तियां नीचे गिरी, फिर किस तरीके से इनको जो है इन्होंने खाया, इस तरीके से यहाँ पे आगे श्रम्प, फिर आगे फेस, फिर आगे जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आराम से समझ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब ये मैंग्रोव, मैंग्रोव तब से अपन लोग जो है पढ़े जा रहे हैं, यूज क्या है इनका, सिस्टम क्या है जो है, तो मैंग्रोव, मैंग्रोव जो है अपन लोग तब से लगाए हुए हैं। तो ये देख लो भाई, मैंग्रोव से होने वाले फायदे, जो भी यहाँ का इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। तो मैंग्रोव से आपको पता है ग्रुप ऑफ ट्रीज है, तो लकड़ियां मिलना तो जाहिर सी बात है, लकड़ियां आपको मिलेंगी। टिम्बर एंड फ्यूल प्लस कोस्टल प्रोटेक्शन भी होगा। तो कैसे होगा बताने की आवश्यकता नहीं है, बता ही देता हूँ। ये मान लो अपना इंडिया है और ये पूरा जो है कोस्टल एरिया है इंडिया का, ये पूरा कोस्टल एरिया है। तो मान लो यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी से कोई तूफान, सुनामी, चक्रवात कुछ आएगा तो ये आके यहाँ पे इस एरिया को हिट करेगा, इस एरिया को हिट करेगा, तो एक दिन आपको नहीं लगता कि ये पूरा एरिया, कोस्टल एरिया इरोड हो जाएगा और ये धीरे धीरे मेरे घर तक समुद्र आ जाएगा। इरोड होते होते इसका है, होते होते मेरे घर तक समुद्र आ जाएगा। तो अब इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस पूरे सिस्टम को रोकने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं क्या, मैंग्रोव। यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मैंग्रोव से लगे हुए हैं। जब यहाँ से कोई चक्रवात, सुनामी आएगी तो इन मैंग्रोव से पहले टक्कर लेनी होगी उसे। और ये मैंग्रोव आपको पता ही है कितने खतरनाक है, 300 से 400 मीटर एरिया में यहाँ पे फैले हुए हैं, मीटर एरिया में यहाँ पे फैले हुए हैं। एक पूरी दीवार बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने, क्या बनाई हुई है, एक पूरी दीवार बनाई हुई है यहाँ पे इन्होंने। और इस ये जो दीवार है
तो यहाँ से आने वाले चक्रवात और सुनामी की रफ्तार को बहुत धीमा कर देते हैं, एकदम से धीमा कर देते हैं, जिससे इस कोस्टल एरिया का इरोजन नहीं हो पाता, इस कोस्टल एरिया का इरोजन नहीं हो पाता। तो ये कोस्टल एरिया को भी बचा रहा है, क्लियर, और वाटर फिल्ट्रेशन भी कर रहा है। आपको पता है ये हेलोफाइट्स है, ये जो समुद्री पानी है जिसमें लवणता मिली हुई है, ये उस लवणता को सोख लेते हैं और पानी को फिल्टर करके आगे भेज देते हैं। तो इन्हें हेलोफाइट्स भी कहा जाता है। प्लस एक चीज हो, ये जेरोफाइट वाला फीचर भी दिखाते हैं। जेरोफाइट कैसे, ये कोस्टल एरिया में लगे हुए हैं। जेरोफाइट मतलब आप कह सकते हैं मरुभूमि वाले, मरुभूमि, तो ये जेरोफाइट वाले फीचर भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मान लो ये कोई अपने मैंग्रोव लगे हुए हैं, यहाँ पे सलाइन वाटर तो है, वाटर यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद आपको नहीं लगता कि जब पानी समुद्र का नीचे जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे नमक के अक्कड़ छोड़ जाएगा, लवणता यहाँ पे बनी रहेगी, लवणता बनी रहेगी। तो ये मिट्टी जो ऊपर वाली है यहाँ पे जो लवणता बनी हुई है, तो कुछ समय के बाद यहाँ पे जेरो वाले फीचर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, मरुभूमि आपको देखने को मिलेगी। अब तो ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव जो है हेलोफाइट और जेरोफाइट दोनों प्रकार के फीचर्स को दिखाता है। नेक्स्ट वन, लाइवलीहुड, भाई आजीविका तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मैंग्रोव के आसपास होगा। उसके बाद फिशरीज आपको देखने को मिलेगी, मछली पालन अभी आप लोगों ने देखा जो है। उसके बाद क्लाइमेट रेगुलेशन, कैसे भाई इतने सारे मैंग्रोव लगे हुए हैं तो वो CO2 को सिंक करेंगे, कार्बन को सिंक करेंगे, कार्बन को सिंक करेंगे, तो ये क्लाइमेट जो है उसका रिस्टोरेशन में जो है अपना योगदान तो दे ही रहे हैं। तो क्लाइमेट को भी जो है रेगुलेट कर रहे हैं ये लोग। और भाई इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, तो आप भी जो है सोचोगे लाओ चलो एक दिन जो है मैंग्रोव साइट पे घूम के आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है टूरिज्म को भी, तो ये वाटर फिल्ट्रेशन, फिशरीज, क्लाइमेट रेगुलेशन, लाइवलीहुड, बोर्ड कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज और टूरिज्म, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब मैंग्रोव को आपने अच्छे से देख लिया, समझ लिया क्या है कैसे है। अब ये मैंग्रोव की साइट जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में, तो वो अपन लोग जो है देखने वाले हैं। लेकिन एक बार बस देख लीजिए, इकोटोन का एग्जांपल है, हेलोफाइट्स होते हैं, जेरोफाइट्स भी होते हैं, प्लस लो ऑक्सीजन होने की स्थिति में ये निमेटोफोर्स का निर्माण करते हैं, जिन्हें जो है एयर रूट्स भी कहते हैं। एनारोबिक सॉइल जब हो जाती है तो ये निमेटोफोर्स का निर्माण करते हैं, और ये 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक पाए जाते हैं। 25 डिग्री 0 डिग्री मान लो ये आपके पृथ्वी हो गई, ये 0 डिग्री, यहाँ पे 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ, इस पूरे एरिया में आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन ये लिटोरल जोन में मिलते हैं। लिटोरल जोन, लिटोरल जोन ये है आपका हाई टाइड एरिया से लो टाइड एरिया तक इनका विस्तार मिलता है। निमेटोफोर्स क्या होता है जाना आपने, निमेटोफोर्स क्या होता है, निमेटोफोर्स के एग्जांपल ये रहे। क्रॉप रूट क्या होता है, उसके बाद स्टेल रूट क्या होता है देखा आपने, डिबिटरी क्या होता है देखा आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी जो है फूड चेन को देखा, किस तरीके से जो है पत्तियां नीचे गिर रही हैं, उनसे जो है प्लैंकटन का फील हो रहा है, फिर उनसे श्रम्प का, उनसे फिशेस का, उनसे जो है बर्ड्स का, और उनको किस तरीके से शेल्टर मिल रहा है, जलीय जीवों को किस तरीके से यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है यहाँ पे, तो ये सब जो है देखा आपने। तो उसके बाद जो है उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देखा आपने। इम्पोर्टेंस देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और उनकी जो है मैंग्रोव साइट्स जो भी इंडिया में मिल रही है उनको देखते हैं, ठीक है।
आ जाओ भैया इस मैप पे। तो एक जो है अंदाजा इस पे लगा लीजिए, फिर आगे इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सुंदरवन, उसके बाद तो स्वर्ण रेखा, भीतर कनिका, महानदी, चिंता, ये सभी जो है मैंग्रोव साइट्स है। और मैंग्रोव साइट्स तो आपको पता है कि कोस्टल एरिया में ही मिलने वाले हैं, तो मैंग्रोव कोस्टल एरिया में तो लगते हैं। अब आप कहो कि भैया यहाँ पे मैंग्रोव मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहाँ से मिल जाएंगे? मैंग्रोव तो कोस्टल एरिया में लगते हैं, तो मैंग्रोव आपको कोस्टल एरिया में ही तो मिलेंगे। हाँ, तो ये कोस्टल स्टेट्स जो भी हैं आपके, इनको पढ़ते हैं। स्टेट्स को देखने समझने में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आपका पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्रा है, तो तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये सभी इसके कोस्टल स्टेट्स हैं। अब कोस्टल स्टेट्स में जो भी आपको जो है मैंग्रोव साइट्स मिल रही हैं, उनको देखना है हमें। तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही होगी सुंदरबन। फिर उड़ीसा में आ गए तो उड़ीसा में आपको स्वर्ण रेखा, भीतरकनिका, महानदी और चिल्का। उसके बाद आ जाओ आप आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको ईस्ट गोदावरी, कोरेंगा, कोरेंगा आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सुनी होगी, और कोरेंगा मैंग्रोव साइट्स भी है। उसके बाद कृष्णा, जहाँ पे कृष्णा नदी जो है आ रही है, उस एरिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आ जाओ आप अपने जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये जो है ना पुलिकट झील, ये आंध्रा में है, लेकिन ये एकदम बॉर्डर पे है, तो इसको जो है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जो है इसको रखा गया है। ये मैंग्रोव साइट्स है, उसके आसपास वाले एरिया की बात हो रही है। तो पुलिकट, कैमू वैली, पिचावरम, मुथुपेट और रामनाथ रीजन, तो ये सारे रीजन है तमिलनाडु के। नेक्स्ट वन आ जाओ अपने केरला। केरला में आपको दो याद रखने हैं, कन्नूर और वेम्बनाड, कन्नूर और वेम्बनाड रीजन। उसके बाद आप आ गए कहाँ पे? कर्नाटका में। कर्नाटक में आपको मैंगलोर, कुंडापुर, करवार, और यहाँ पे आपको गोवा में गोवा के नाम से ही है भाई। गुजरात में, गुजरात में आपको रन ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, और यहाँ पे आपको दुमास उभरात रीजन, दुमास उभरात रीजन याद रखना है बिल्कुल से। फिर महाराष्ट्र में आप आ गए, तो महाराष्ट्र में आपको मुंब्राडीवा, बलदूर, रत्नागिरी, मालवान। अब ये है, इनकी थोड़ी सी जो है डिटेलिंग कर लेते हैं, इनको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलते हैं आगे स्टेट वाइज और देखते हैं। सबसे पहले आप आ जाओ वेस्ट बंगाल में। ये आप आ गए वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये पूरा जो एरिया है आपका, ये पूरा जो एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सुंदरबन का एरिया है। और कोई नाम याद हो ना हो, आपने सुंदरबन का डेल्टा तो 4 से रख के रखा है, पता है, इसको तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं। वेस्ट बंगाल में मिल रहा है सुंदरबन मैंग्रोव साइट। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है आपने सुना है, उसी के आसपास वाले पूरे एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो एक मैंग्रोव साइट्स है। क्या है? सुंदरबन एक मैंग्रोव साइट्स है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, आ जाओ भैया उड़ीसा की तरफ चलते हैं। उड़ीसा। अब उड़ीसा में सबसे पहले आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा। क्या रखना है याद? स्वर्ण रेखा। यहाँ पे स्वर्ण रेखा नाम की नदी भी बहती है, उस क्षेत्र की बात हो रही है। स्वर्ण रेखा नदी के नाम से आप स्वर्ण रेखा याद कर सकते हैं। और देखो ये सीक्वेंस में है, नॉर्थ टू साउथ वाले सीक्वेंस में है, नंबरिंग हो रखी है, आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले उड़ीसा में आपको याद रखना है स्वर्ण रेखा। दूसरे नंबर पे याद रखना है भीतरकनिका। भीतरकनिका तो बहुत बार पढ़ा है आपको, भीतरकनिका, गिरमाथा, सब बहुत बार पढ़ा है। तो नंबर 1 स्वर्ण रेखा, नंबर 2 भीतरकनिका। मैंग्रोव साइट्स को पढ़ रहे हैं अपन लोग। नंबर 3
धमरा, धमरा आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? धमरा। नंबर 4 पे आपको याद रखना है काली भंजदिया आइलैंड। काली भंजदिया आइलैंड आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? काली भंजदिया आइलैंड। अब ये काली भंजदिया आइलैंड है ना, इस पे आपका जो है मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है। मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर है यहाँ पे काली भंजदिया आइलैंड पे। तो इस ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। काली भंजदिया आइलैंड उड़ीसा में है, जहाँ पे मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर अवस्थित है। क्लियर? हुआ क्लियर कि नहीं? और यहाँ पे नेक्स्ट बना है महानदी। महानदी तो आपको पता ही है, तो महानदी को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, भीतरकनिका याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ण रेखा याद करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही पता है सबको। याद करने की आवश्यकता है तो ढमरा और काली भंजदिया आइलैंड, जहाँ पे मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर अवस्थित है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज देवी कोड़ा। देवी कोड़ा, देवी कोड़ा, देवी कोड़ा ये भी क्या है? एक मैंग्रोव साइट है। मैंग्रोव फील्ड है यहाँ पे देवी कोड़ा। नेक्स्ट वन इज चिल्का लेक रीजन, जहाँ पे चिल्का लेक है आपकी, ये लेगून लेक है, याद रखिएगा, चिल्का लेक एक लेगून लेक है। और इस पूरे रीजन में भी आपको मैंग्रोव मिल रहे हैं, मैंग्रोव साइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको नहीं करना याद, ये भी सबको याद है। चिल्का, चिल्का याद है, महानदी याद है, भीतरकनिका याद है, स्वर्ण रेखा याद है, बचा क्या? देवी कोड़ा, ढमरा और काली भंजदी आइलैंड। काली भंजदिया आइलैंड पे मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर अवस्थित है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन आ जाओ भाई। नेक्स्ट वन है आपका, आओ भाई, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसमें आपको जो है तीन चीजें रखनी है यार। पहली बात तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोरिंगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोलिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास आपको तुल्य भागा रिवर और कोरिंगा फोरांगी रिवर, फोरांगी रिवर और तुल्य भागा रिवर, को याद रखना है आपको। कहाँ पे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? मैंग्रोव साइट है, उसके पास तुल्य भागा रिवर और फोरांगी रिवर को याद रखना है। नेक्स्ट वन है ईस्ट गोदावरी, मैंग्रोव साइट है। और नेक्स्ट है कृष्णा, मैंग्रोव साइट है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट गोदावरी और कृष्णा, ये बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, और मैंग्रोव साइट को पढ़ रहे हैं। हम याद भी रखना है। नेक्स्ट वन आ जाओ भाई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहले याद रखना है पुलिकट, पुलिकट। और आप चाहो तो इसके साथ अरानी रिवर को भी याद रख सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है कल्ली बेली। नंबर 1 पुलिकट, नंबर 2 कल्ली बेली, नंबर 3 पिचावरम, नंबर 3 पिचावरम में आपको पोली डैम को याद रखना है। पोली डैम या उपलनाडु रिवर को भी आप याद रख सकते हैं। उपलनाडु रिवर, पोली डैम, दोनों का संबंध किससे है? पिचावरम से। किससे है? पिचावरम से। क्लियर? नंबर 4 पे आप याद रख सकते हैं मुथुपेट को, मुथुपेट, मुथुपेट। तुम्हारी रिवर है यहाँ पे, चाहो तो याद कर लो, ये मुथुपेट को याद रखो आप। नेक्स्ट में है रामनाथ रीजन, रामनाथ रीजन यहीं पे है, कर्मकाली रीजन या कर्मकाली रीजन। क्लियर? रामनाथ रीजन और कर्मकाली रीजन। तो यहाँ पे आपको कितनी चीजें रखनी है याद? पुलिकट, कल्ली, पिचावरम, मुथुपेट और रामनाथ रीजन या कर्मकाली रीजन। क्लियर? नेक्स्ट है अपना अंडमान और निकोबार। तो निकोबार में आपको ग्रेट निकोबार वाली बात हो रही है। तो निकोबार ये मैंग्रोव साइट है और नॉर्थ अंडमान,
या नॉर्थ अंडमान। ये भी मैंग्रोव साइट है, आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट वन आ जाओ भाई केरला की तरफ। केरला में आपको दो याद रखने हैं, वेनियार्ड, पहले भी आप इसे कर चुके हैं, देख रहे हैं। और अगला है कन्नूर, जो कि नॉर्थ केरला में मिल रहा है आपको, कन्नूर और वेनियार्ड। इनका अगर आप चाहो तो याद रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। बस मेरा काम था, मैंने अपना जो है कर दिया, सही इन्फॉर्मेशन जो भी थी आपको यहाँ पे लेके रखिए। बाकी आपको पता पढ़ना है, कितना याद करना है, कितना आपको अपने काम का लगता है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन आ जाओ भाई कर्नाटका। कर्नाटका में आपको गोवा वाला को ये जो है भूल ही जाओ, ये तो बस गोवा के नाम से ही है गोवा, ये खत्म, याद ही नहीं करना इसे तो। करवार रीजन को आपको करना है यार। करवार रीजन, यहाँ पे काली नदी बहती है, काली नदी के नाम से करवार, काली करवार। ठीक है। नेक्स्ट है होन्नावर रीजन। होन्नावर रीजन, होन्नावर रीजन में आपको जो शरावती नदी को याद रखना है। शरावती नदी, होन्नावर रीजन, शरावती नदी और शरावती नदी, होन्नावर रीजन, ठीक है, याद रखना है आपको एकदम अच्छे से हुआ। नेक्स्ट बने इसके बाद कुंदा कुंदा, क्या है वो कुंदा कुंदा। कुंदापुरा तो आपको अच्छे से रखना है यार, तो कुंदापुरा को क्लियर। और आप चाहो तो इसके साथ इनका भी लिंक बना लो, ये रिवर है यहाँ पे जो मिल रही है, पंचगंगावली, चक्रा रिवर, कोल्डेरू रिवर जो है यहाँ पे मिलने वाली रिवर है, तो आप इनको भी इसके साथ याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे जो है याद रखिएगा। ऐसा करो, फर्स्ट रीडिंग में आप जो भी मैंग्रोव साइट है उनको कर लो याद, फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में जब आओ तब इनका जो भी लिंक बन रहा है, जो भी मैंने डीम रिवर जो भी कुछ समझाया है उसको आप याद कर लेना। अगर एक बार में आप इन सबको याद करने का ही फिर दिक्कतें हो सकती हैं आपके लिए, तो आप जो है फर्स्ट रीडिंग में मैंग्रोव साइट्स को और सेकंड रीडिंग में उसके साथ जो भी अटैचमेंट लगा हुआ है उसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैंगलोर। मैंगलोर के साथ आप जो है नेत्रावती रिवर और गुरुपूजा रिवर को याद कर सकते हैं। नेत्रावती रिवर और गुरुपूजा रिवर यहाँ पे दोनों आ रही हैं, और इस यहीं पे जो है मैंग्रोव सेंटर का निर्माण हो रहा है। आ जाओ भाई इसके बाद नेक्स्ट वन गुजरात आ जाओ, वो तो आपको पता है, रन ऑफ कच्छ और खंडाती खाड़ी। उसके बाद डोगरा बोरा रीजन, डोगरा उभरात रीजन, ये तो आपको पता ही है, डुमरा उभरात रीजन, और खम्बात और कच्छ ये दोनों तो याद ही है सबको, तो हमें केवल याद करना है डुमरा उभरात रीजन, डुमरा उभरात रीजन, डुमरा उभरात रीजन, ये हमें करना है याद, बस। क्लियर। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, तो देखो अगर वो सब तुमने याद कर लिए तो महाराष्ट्र वालों को याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10-11 हैं। कितने यहाँ पे 10-11 हैं, तो आपको इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो जिससे कि आप जो है फेमिलियर हो जाओ। हाँ, तो उस तरह की चीजें हमने कहीं देखी हैं पहले, तो देख लीजिए इन्हें आप। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बैतरना, बैतरना, बैतरना नाम की रिवर भी आपने यहाँ पे पढ़ी होगी, बैतरना, क्लियर। सेकंड नंबर पे बसई मनोरी, बसई मनोरी, बसई मनोरी। थर्ड नंबर पे मुम्बरा दीवा, मुम्बरा दीवा, मुम्बरा दीवा, उल्हास रिवर है यहाँ पे, तो याद कर सकते हैं आप, उल्हास रिवर। नेक्स्ट वन इज
बिकरौली, बिकरौली रीजन। नेक्स्ट वन इज बिकरौली रीजन। बिकरौली रीजन। नेक्स्ट वन इज कुंडलिका रेवंडा। तो कुंडलिका रेवदंडा, कुंडलिका रेवदंडा। नेक्स्ट वन इज कुंडलिका रेवदंडा। तो बेतरना, बसई मनोरी, इंद्रादीवा, बिकरौली और कुंडलिका रेवदंडा। नेक्स्ट वन इज श्रीवर्धन। नेक्स्ट वन इज श्रीवर्धन। उसके बाद बेल्दूर रीजन, बेल्दूर रीजन। बेलूर रीजन में आप चाहो तो यशस्वी रिवर है वहां पे उसे याद कर सकते हैं आप। उसके बाद जो है आप देवगढ़ विजयगढ़ रीजन को ये, देवगढ़ विजयगढ़। देवगढ़ विजयगढ़, दोनों महाराष्ट्र से संबंधित है। और दोनों नहीं, एक्चुअल में ये एक ही है, नाम उसके जो है अलग अलग है। तो देवगढ़ विजयगढ़ रीजन। रीजन। उसके बाद अचरा, अचरा अचरा के बाद मालवान, क्या? मालवान रीजन, मालवान। तो इस तरीके से आपने जो है महाराष्ट्र की केवल विजिट कर लो इन्हें एक एक बार, जो है फर्स्ट रीडिंग कर लो। बाकी अगर ये जो पूरा ये अपना कोस्टल एरिया है इन सब की हो गई याद, तो बस उससे उसके बाद जो बचा हुआ है वो महाराष्ट्र की है, तो उन्हें आप एकदम से याद कर लो और इन्हें बस थोड़ा सा देख लो, फैमिलियर हो जाओ। हाँ, इस तरीके से कोई हमें नाम नहीं सुना हुआ है। बाकी जो स्टेट्स की हैं उन्हें कर लो याद, अगर आपसे पूरी याद हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो। ये आपकी थी मैंग्रोव साइट्स ऑफ इंडिया, जिन्हें हमने विस्तार से देखा। अब उसके बाद जो है आपको पता है कि इंपोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव क्या है, देख चुके हैं ना आप। प्रिवेंट कोस्टल सोइल इरोजन, और ये जो है सुनामी वुनामी से भी जो है बचाते हैं। नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है करते हैं। और वाइल्ड लाइफ और जो है वहाँ पे जो भी फ्लोरा फोना है उसको सपोर्ट करते हैं, शेल्टर देते हैं, फीड देते हैं। और वहाँ पे जो है ब्रीडिंग के लिए जो फिशेज हैं उनके ब्रीडिंग के लिए, उनके रहने के लिए जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड ए सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग। और वुड मिलती है वहाँ से, मेडिसिन प्लांट भी हैं वहाँ पे जो है, लोकल पीपल को वहाँ पे जो है रोजगार मिलता है, आजीविका मिलती है। वही सारे हैं जो पहले भी अपन जो है देख चुके हैं। अब ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट जो है मैंग्रोव में टोटल मैंग्रोव कवर 4,992 स्क्वायर किलोमीटर, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। और जो है इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव कवर 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है उड़ीसा में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद कर्नाटक में। उड़ीसा में 3 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीजमेंट हुआ है। क्लियर। अब मैंग्रोव के लिए जो है अब कौन कौन से उनको मैंग्रोव को किस तरीके से बचाया जाए, तो उसके लिए जो है अभी तक जो भी चीजें हुई हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो मैंग्रोव का संरक्षण, तो इसके लिए यूनेस्को के द्वारा साइटों को नामित किया गया है, तो उन्हें जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जो है शामिल कर लिया जाए, या विश्व धरोहर स्थलों में, या यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क में शामिल कर लिया जाए। तो इससे उनका जो है कंजर्वेशन पे हमारा ध्यान जाएगा और वहाँ का जो कोस्टल एरिया का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है सस्टेन करता रहेगा। तो और उसके अलावा जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है उसके लिए एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी हुई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम। इनका काम क्या है, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1990 में हुई है। और इनका काम क्या है, मैंग्रोव का अध्ययन करते हैं, उनके संरक्षण के लिए जो है तर्क संगत प्रबंधन और टिकाऊ उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई है।
इनका काम क्या है कि जो मैंग्रोव है उनका अध्ययन करना, उनका किस तरीके से जो है संरक्षण हो और किस तरीके से उनका सस्टेनेबल यूज हो, जिससे कि वो उनका यूज हमेशा बना रहे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 पेड़ आपने लगे हुए थे मैंग्रोव के, आप गए लेके आधी कुल्हाड़ी और जो है चारों को काट लाए। लो भैया हो गया इनका सस्टेनेबल यूज। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि अपना भी काम जो है बना रहे और इनको भी जो है हानि ना पहुंचे, इनका भी जो है जीवन लीला इनकी समाप्त ना हो। नेक्स्ट वन इनिशिएटिव है आपका जो है ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव मतलब जो कोस्टल एरिया है, जो भी समुद्री पारिस्थितिकी जो तंत्र बना हुआ है, जो मरीन इकोसिस्टम बना हुआ है, उसके संरक्षण के लिए और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम करने के लिए किस तरीके से जो है मैंग्रोव को बढ़ावा दिया जाए। ये जो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN और आपकी जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, इन तीनों का योगदान है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अब जो मैंग्रोव जो इकोसिस्टम है उसके लिए जो है उसके संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। ध्यान रखना है 26 जुलाई। क्या ध्यान रखना है? 26 जुलाई मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैंग्रोव डे मनाया जाता है। 26 जुलाई को मैंग्रोव डे। क्लियर। अब उसके लिए एक और जो है इनिशिएटिव है भविष्य के लिए मैंग्रोव, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर। तो ये IUCN और UNDP की पहल है। इसकी IUCN और UNDP की पहल है, जिसे भविष्य के लिए मैंग्रोव MMF कहा जाता है। और इसमें जो देश शामिल हैं उन्हें आप जो है देख लीजिए एक बार। बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत है इसमें। ध्यान रखना है भविष्य के लिए मैंग्रोव MFF का पार्टनर है भारत, इसमें है। इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, सेशल्स हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, इतने देश शामिल हैं इसमें। ठीक है। और ये भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति तो बनाई है। कब? 1976 में। 1976 में मैंग्रोव समिति की स्थापना की हुई है, जो मैंग्रोव के संरक्षण और विकास के बारे में सलाह देती है। ये अपनी क्लास पूरी होगी, लेकिन अब एक चीज और जो है रह रही है, शायद आपको ध्यान ना हो। मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो सिस्टम है पूरा, उसमें कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं देख लीजिए भाई। देयर आर सम इम्पोर्टेंट मैंग्रोव स्पीसीज इन इंडिया। एविसेनिया पता है आपको, मोरिंडा, राइजोफोरा, सोनार्टिया, एविसेनिया। देखो ये एविसेनिया ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनलिस है और ये एल्वा है, ये ध्यान रखना है। ब्रुगेरा, हेटिरिया, फोनिक्स, शेरियोप्स। और इसके अलावा जो है ये सुंदरी, अपन लोग कहते हैं सुंदरी, लेकिन उसका नाम है ये हेटेरा, हेटेरा। ठीक है, नाम ध्यान रखना है इसका, हेटेरा, जिसको अपन लोग कहते हैं सुंदरी। तो इस प्रकार की ये जो है वनस्पतियां वहां पे हैं। मैंग्रोव की जो स्पीसीज हैं उनके ये नाम है और ये जो है भारत में मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।